21 सितंबर 2024 को बेंगलुरु के वयाकवल इलाके में 6-5 लाइन रोड पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग के पास में रहने वाले पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फोन किया और बताया कि उनकी बिल्डिंग की एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है और ये बदबू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। उन पड़ोसियों ने मकान मालिक को आगे बताया कि जब हमने जाकर उस कमरे को देखा तो वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ था और बदबू इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पड़ोसियों ने उस मकान मालिक से कहा कि आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही मकान मालिक तुरंत अपनी उस बिल्डिंग पर पहुंचे। उस समय वहां पर पड़ोस के लोग भी बाहर ही खड़े थे। दरअसल उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर इस घटना से करीब 5 महीने पहले महालक्ष्मी नाम की एक नई किराएदार आई थी। वह नेपाल की रहने वाली थी। महालक्ष्मी वहां पर अकेली ही रहती थी। पड़ोसी भी उसे ज्यादा नहीं जानते थे। इसकी वजह ये थी क्योंकि महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलती थी और रात फिर 10:30 बजे के बाद ही वो अपने घर लौटती थी। महालक्ष्मी की माँ और बहन भी बेंगलुरु में ही रहती थी। लेकिन फिर अचानक 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी माँ और बहन लगातार उसके नंबर पर फोन करते रहे, लेकिन महालक्ष्मी ने उनका फोन नहीं उठाया। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फोन करके बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से बदबू अजीब सी आ रही है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के समय महालक्ष्मी ने इमरजेंसी के तौर पर बेंगलुरु में ही रह रही अपनी माँ और बहन का एड्रेस और फोन नंबर दिया था। इसलिए मकान मालिक तुरंत महालक्ष्मी की माँ को फोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के कमरे से आ रही बदबू के बारे में बताता है। महालक्ष्मी 2 सितंबर को गायब हुई थी, यानी बीते 19 दिनों से महालक्ष्मी से उसकी माँ की कोई बात नहीं हुई थी और अब मकान मालिक की बात सुनकर वो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि महालक्ष्मी की घर की एक चाबी माँ के पास ही रहती थी। इसलिए वो तुरंत चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंच गई। इसके बाद मकान मालिक और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही घर के अंदर से बहुत तेज और खतरनाक बदबू आने लगी, जिसकी वजह से सभी लोग पीछे हट गए। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ी हिम्मत करके वो लोग फिर से अंदर जाते हैं। वहां फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और मांस के कुछ छोटे छोटे लोथरे भी पड़े हुए थे। सूखे हुए खून की एक लकीर उस कमरे में रखे हुए फ्रिज की ओर जा रही थी और जैसे ही उस फ्रिज का दरवाजा खोला गया तो वहां पर मौजूद सभी लोग चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गए, क्योंकि उस एक लम्हे में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा था वो दिल को दहला देने वाला था। इसके बाद मकान मालिक ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। आनन फानन में पुलिस भी मौकाए वारदात पर पहुंचती है और उस कमरे में जाती है, लेकिन वहां पर बदबू इतनी तेज थी कि उनसे अंदर नहीं रुका गया। पुलिस टीम भी तुरंत बाहर निकल गई। इसके बाद डबल मास्क मंगवाया जाता है और उस डबल मास्क के साथ पुलिस फिर से कमरे के अंदर जाती है। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था, उसमें रखा हुआ सब कुछ दूर से ही दिखाई दे रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सर। ये सर महालक्ष्मी का था। लेकिन जब पुलिस की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी तो फर्श का मंजर देखकर पुलिस वालों के होश खराब हो गए, क्योंकि वहां पर जमे हुए खून के साथ साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। उस कमरे में रखे 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी अनगिनत टुकड़ों में बटी थी। खुद बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक क्राइम सीन देखा हो। उस कमरे में कत्ल के सबूत टुकड़ों की शक्ल में बिखरे पड़े थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया जाता है, लेकिन फॉरेंसिक टीम के लिए भी ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम के लिए भी सबूत जुटाना हद से ज्यादा मुश्किल काम था। उन्हें समेटने के लिए फॉरेंसिक टीम को सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। हॉस्पिटल से मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे लाश के टुकड़ों को समेटा गया। इसी दौरान अंदाजा लगाया गया कि लाश के टुकड़ों की तादाद करीब 55 से 60 के बीच हो सकती है। इसके बाद टुकड़ों में बटी उस लाश को मुर्दा घर भेज दिया गया। टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने उस कमरे की तलाशी। छानबीन के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के बेड पर रखा हुआ एक मोबाइल फोन मिला।
ये मोबाइल फोन महालक्ष्मी का ही था और जब उस मोबाइल की कॉल यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि उस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। यानी 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई फोन किया गया और ना ही कोई कॉल रिसीव किया गया। इससे बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच हुआ होगा। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने और क्यों मारा था? आखिर महालक्ष्मी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी और वो कातिल कौन था? इन्हीं सवालों को लेकर बेंगलुरु पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान महालक्ष्मी की मां और बहन ने बताया कि साल 2019 तक उनका परिवार नेपाल में ही रहा करता था। साल 2019 में ही महालक्ष्मी के घर वालों ने उसकी शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से कर दी। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दोनों रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में नेपाल से बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक मॉल के ब्यूटी शॉप में सेल्स वूमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। वो दोनों बेंगलुरु के नीलमंगला इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। इसके बाद में उन दोनों को एक बेटी हुई। यानी साल 2023 तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन साल 2023 के आखिरी में हेमंत और महालक्ष्मी आपसी झगड़ों के चलते अलग हो गए। उनकी बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती थी, जबकि महालक्ष्मी ने वया कवल इलाके में इस घटना से 5 महीने पहले ही किराए का एक कमरा ले लिया था। वहां पर वह अकेली ही रहती थी। महालक्ष्मी 15 दिन या महीने में एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। हेमंत और महालक्ष्मी के खराब रिश्तों के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत हेमंत के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चला कि महालक्ष्मी और हेमंत के बीच इस दूरी की सबसे बड़ी वजह महालक्ष्मी का अफेयर था। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच हर रोज झगड़ा होता था और इसी झगड़े के कारण इस घटना से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी और हेमंत दोनों अलग रहने लगे थे। कुछ दिन तो महालक्ष्मी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ ही रही, लेकिन 5 महीने पहले वो किराए के इस घर में आकर रहने लगी थी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा घुली मिली नहीं थी। वहां पर वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 बजे अपने काम पर चली जाती और रात 10:30 बजे के बाद अपने घर आ जाती थी। हालांकि कई बार पड़ोसियों ने एक अजनबी लड़के को महालक्ष्मी को उसके घर से ले जाते और ले आते हुए देखा था, लेकिन वो लड़का कौन था इसके बारे में उसके पड़ोसी भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि पुलिस को महालक्ष्मी के पति ने भी अशरफ नाम के एक हेयर ड्रेसर के बारे में बताया था और पड़ोसियों ने भी एक अजनबी के बारे में बताया था। इस बेंगलुरु पुलिस ने हेमंत के द्वारा बताए गए एड्रेस पर अशरफ के पास पहुंचती है। इत्तेफाक से अशरफ अपनी दुकान पर ही मिल गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और हेयर ड्रेसर अशरफ यानी जिस पर हेमंत को शक था, बेंगलुरु पुलिस उन दोनों से लंबी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल में 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक उनकी लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे उन पर शक किया जा सके। यानी सवाल अब भी यही था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है? वो व्यक्ति कौन था जिसने पहले इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़ों को फ्रिज में भर दिया था? लेकिन जब कातिल का पता लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी की कॉल डिटेल को चेक किया तो उससे पुलिस की शक की सुई एक अजनबी की तरफ घूम गई। पुलिस का कहना था कि उस अजनबी के बारे में उनके पास सारी जानकारी है और उन्हें उसका नाम भी पता था। यहाँ तक कि पुलिस को यह भी पता था कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो व्यक्ति बेंगलुरु से फरार हो चुका है। उस समय पुलिस उसके नाम का खुलासा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई और जब उसका मोबाइल बंद हुआ था,
तब से महालक्ष्मी के घर पर कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने 2 सितंबर को भी महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जिससे उन्हें कुछ शक होता। लेकिन घटना स्थल की हालत को देखने के बाद पुलिस का मानना यही था कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ है। पुलिस की थ्योरी के पीछे की वजह ये थी क्योंकि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी वहां पर किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक ले जाना मुमकिन नहीं था। वहां पर कोई भी कातिलों को आसानी से देख सकता था। इसलिए पुलिस का कहना था कि हो सकता है कत्ल से पहले महालक्ष्मी को बेहोशी या नींद की दवाई दी गई हो, जिसकी वजह से घटना के समय घर से कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। क्योंकि जिस तरह से लाश के टुकड़े किए गए थे उसको देखकर भी पुलिस का अंदाजा यही था कि यह कत्ल जल्दबाजी में नहीं किया गया है, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से उस लाश के टुकड़े किए। कत्ल के बाद भी वो कई घंटे तक उस कमरे में ही रहा हो सकता है वो पूरी रात ही इस घर में रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी इस बात पर थी कि किसी ने भी कातिल को आते या जाते हुए नहीं देखा था। अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी, तभी अचानक एक दिन पुलिस के पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का कत्ल उसके भाई मुक्ति रंजन रॉय ने किया है। दरअसल महालक्ष्मी किसी मॉल के एक ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स गर्ल काम करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन रॉय से हुई थी। मुक्ति रंजन भी वहीं पर काम करता था। यहीं पर काम करते करते मुक्ति और महालक्ष्मी की दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। जहां मुक्ति रंजन लक्ष्मी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था, तो वहीं महालक्ष्मी की दोस्ती और भी कई लड़कों के साथ थी और ये बात लगातार मुक्ति रंजन को खटक रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर महालक्ष्मी के प्रति गुस्सा और नफरत पैदा होने लगी। हर दिन उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे और फिर 1 सितंबर को महालक्ष्मी ने अपने घर वालों से फोन पर कहा कि वो इस शनिवार को माँ से मिलने घर आ रही है। लेकिन उस दिन मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी के घर में ही उसके टुकड़े करके घर में रखे फ्रिज के अंदर भर दिए। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन ने अपने छोटे भाई को फोन किया और उसे तुरंत किराए का घर खाली करने को कहा। लेकिन जब मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने उससे अचानक घर खाली करने का कारण पूछा तो उसने अपने भाई से कहा कि वह इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकता, वह घर पहुंचकर उसे सब कुछ बताएगा। मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने खुलासा किया कि महालक्ष्मी को कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन अपने किराए के घर पर आया था। वहां पर उसने भाई को बताया कि उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी को कत्ल करके उसके टुकड़े कर दिए हैं। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वह अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए अब वह पुलिस से बचने के लिए बेंगलुरु छोड़कर अपने पैतृक घर उड़ीसा जा रहा है। इस बात का पता चलते ही मुक्ति रंजन के भाई ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक मुक्ति रंजन रॉय बेंगलुरु से फरार हो चुका था। उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को मुक्ति रंजन की सही लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर 25 सितंबर को जानकारी मिली कि उड़ीसा के भद्रक में कुलपारा कब्रिस्तान के पास मुक्ति रंजन ने अपनी जान दे दी। साथ ही उसने एक नोट में अपना गुनाह कबूल करते हुए लिखा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से वो ये कदम उठा रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।